कोरोना के कहर के बीच वैक्सीन को लेकर आज अच्छी खबरें आई हैं। पहली तो ये कि अब बच्चों की वैक्सीन पर ट्रायल शुरू करने की इजाजत कोवैक्सीन को मिल गई है। सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही बच्चों के लिए वैक्सीन आ जाएगी। दूसरी खबर यह है कि कोविशील्ड की 2 डोज के बीच अंतर बढ़ाने की सिफारिश की गई है। अब 12 से 16 हफ्तों का अंतर 2 डोज के बीच हो सकता है। गर्भवती महिलाओं के लिए भी वैक्सीन की सिफारिश की गई है। तो 2 अच्छी खबर, कोवैक्सीन के ट्रायल को बच्चों के लिए मंजूरी दे दी गई है और कोविशील्ड की जो डोजेज हैं उसके बीच में जो समय अंतराल है उसको बढ़ाने की सिफारिश भी की गई है। हालांकि वैक्सीन की कमी अभी भी देखने को मिल रही है पूरे देश में। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल भी जरूर है कि ये जो अंतराल बढ़ाया जा रहा है, कोविशील्ड जो सिफारिश की जा रही है, कहीं ये वैक्सीन की कमी को देखते हुए तो नहीं है, कहीं इसका कोई ऐसा प्रभाव तो नहीं होगा कि वैक्सीन जो है वो असरदार ना हो। लेकिन इन सभी सवालों के जवाब पहले अच्छी तरह से आईसीएमआर या जो भी एजेंसीज जिम्मेदार हैं वो देंगी और उसके बाद ही इस तरीके की किसी सिफारिश को मंजूरी मिलेगी। हमारे साथ एम्स के डॉक्टर संजीव सिन्हा जुड़ रहे हैं। इसी पर जानकारी उनसे हम ले लेते हैं कि ये जो समय अंतराल बढ़ाया जा रहा है कोविशील्ड के लिए जो सिफारिश की जा रही है। डॉक्टर संजीव, मैं आपका स्वागत करती हूँ। आपने हमारे लिए एबीपी न्यूज़ के लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि अभी सिफारिश की जा रही है कि कोविशील्ड की जो वैक्सीन लगाने का जो समय अंतराल है, पहली डोज और दूसरे डोज के बीच का, उसको बढ़ाया जा सकता है 12 से 16 हफ्ते। लोगों के मन में एक ही सवाल होगा कि ये वैक्सीन की कमी को देखते हुए फैसला लिया जा रहा है या फिर ये अगर 12 से 16 हफ्ते बाद भी लगाया जाएगा तो असरदार रहे। इस बारे में मैं ये बताना चाहूंगा कि आप देखिए अभी रिसेंटली एक ट्रायल हुआ था यूरोप में, यूके में, और उन्होंने ये देखा था कि सिंगल डोज ऑफ कोविशील्ड के बाद 80% एफिकेसी आ जाती है। एक तरह से कोविड डिजीज से बचने के लिए 80% एफिकेसी देखी गई है सिंगल डोज ऑफ कोविशील्ड के बाद। तो इसी चीजों को देखते हुए आप देखिए, पहले भी गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी थी कि हम जो है इस दूसरी डोज 6 to 8 वीक्स के बाद ले सकते हैं। और अभी अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि ये हम 12 वीक्स तक भी इस डोज को दे सकते हैं। तो ये जो चीजें, ये साइंटिफिक एविडेंस के बेस पर इनका डिसीजन लिया गया है। और जैसा मैंने बताया कि एक डोज लेने के बाद भी अराउंड 80% इफेक्ट आ जाता है। तो इन चीज़ों को हमें साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आगे चलना चाहिए। डॉक्टर संजीव, मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन लोगों के मन की जो दिक्कत है उसको भी हमें भलीभांति समझना होगा। पहले हमें कहा गया कि 28 दिन के अंतराल पे ये वैक्सीन लगानी चाहिए, फिर 40 से 45 दिन का ये समय हुआ, अब ये 12 से 16 हफ्ते का हो रहा है। बाकी देशों में जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगाई जा रही है वो 28वें दिन पे ही सेकेंड डोज लगाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं क्या आपको लग रहा है कि अब एक जागरूकता देनी पड़ेगी, वो साइंटिफिक एविडेंस भी लोगों तक दिखाना होगा, चाहे वो मीडिया के जरिए दिखाया जाए, चाहे सरकार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करे, क्योंकि लोगों के मन में विश्वास सबसे पहले बेहद जरूरी है और उसके बाद ही वो ऐसा करेंगे कि 12 से 16 हफ्ते के बाद वो सेकंड डोज लगवाएं। नहीं, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं इस बारे में, क्योंकि अगर जनता के मन में कोई शंका है तो उसको साइंटिफिक एविडेंस के थ्रू हमें दूर करना चाहिए। बट हमें गवर्नमेंट और जो साइंटिस्ट कह रहे हैं उन बात को भी समझना चाहिए कि उन चीज़ों के पीछे साइंटिफिक एविडेंस है और उसी बेसिस पर इस चीज़ को आगे लाया गया है। और फिर भी आपने जैसे कहा, उस चीज़ों उनके आधार पर हमें जनता और पब्लिक को उनके जो भी क्वेश्चन है उनको एड्रेस करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर संजीव सिन्हा, आज प्लाज्मा को लेकर भी आईसीएमआर ने कल ये कहा कि भाई प्लाज्मा थेरेपी जो है वो बहुत इफेक्टिव नहीं है। लोगों के मन में सवाल यही है कि जब आईसीएमआर कह रहा है, एक बाकायदा राष्ट्रीय नीति बनाई गई होगी, डॉक्टर्स को इंस्ट्रक्शन दिए गए होंगे, तो डॉक्टर्स फिर प्लाज्मा थेरेपी क्यों सजेस्ट कर रहे हैं मरीजों को? भाई डॉक्टर्स सजेस्ट कर रहे हैं तभी तो लोग प्लाज्मा के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। इसके भी जो आईसीएमआर ने जो इस बारे में प्लाज्मा थेरेपी के बारे में कहा है, उसके बारे में भी दे हैव टोल्ड बेस्ड ऑन द साइंटिफिक एविडेंस।
और ये देखा गया है प्लाज्मा थेरेपी का जो भी रिसर्च हुआ है कि जो भी इसका थोड़ा बहुत इफेक्ट है वो मॉडरेट टू सीवियर केसेस में देखा गया है। बट साथ में ये भी बताना होगा कि इसका काफ़ी इरेशनल यूज़ हो रहा है। तो इस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ने और आईसीएमआर ने नया डेटा प्रेजेंट किया है और बेस्ड ऑन दैट गवर्नमेंट इज सेइंग कि व्हाट इज द यूज ऑफ प्लाज्मा थेरेपी। तो ये जो डेटा आप जारी किया गया है, क्या ये अस्पतालों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आप एक बड़े संस्थान में डॉक्टर हैं, कि ये जो छोटे प्राइवेट नर्सिंग होम्स हैं या जो छोटे अस्पताल हैं उनके डॉक्टर्स को भी ये बताया जाए कि प्लाज्मा थेरेपी की ज़रूरत कब है और किस स्टेज पर देना है? बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा और इसकी सारी जानकारी आईसीएमआर के वेबसाइट पर है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के वेबसाइट पे है और एक प्रोटोकॉल बनाया गया, एक प्रोटोकॉल बनाया गया जो पूरे कंट्री के लिए है। वो एम्स, आईसीएमआर और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने मिलकर बनाया है। अंडर सारे साइंटिस्ट ने मिलकर इस चीज़ को देखते हुए जो भी एविडेंस हमें है और जो भी हमें हमारा एक साल का एक्सपीरियंस है, बेस्ड ऑन दैट वी हैव मेड ए प्रोटोकॉल और उसके बेसिस पर ही सारा ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। ठीक है। और ये वेबसाइट पे अवेलेबल है। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो भी डॉक्टर हैं वेबसाइट पे जा सकते हैं आईसीएमआर की और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और एम्स की वेबसाइट पर सारा डेटा और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वहाँ पर अवेलेबल है। और फिर भी आपके अनुसार हम लोग जैसे टीवी पर आते हैं, पूरी बात करते हैं, ये भी एक एजुकेशन का मीडिया है और जनरल पब्लिक को अवेयर करने के लिए ये भी एक मीडिया है। बहुत ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीडिया एंड प्रिंट मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट मीडिया फॉर गिविंग द इंफॉर्मेशन टू जनरल पब्लिक। डॉक्टर संजीव सिन्हा, एक ब्लैक फंगस का जिक्र इस समय बहुत ज़्यादा चल रहा है और लोगों में एक नया पैनिक है कि जिन लोगों को कोरोना हो रहा है उसमें ये ब्लैक फंगस देखने को मिल रहा है। तो क्या आप हमें ये जानकारी देंगे कि ये ब्लैक फंगस क्या कोरोना मरीजों में ही होता है या ये किसी में भी हो सकता है और इसका क्या परसेंटेज, इसका क्या पॉजिटिविटी रेट होता है? ब्लैक फंगस जो है ये एक तरह का फंगस है जिसे हम म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। ये जो फंगस है म्यूकोरमाइकोसिस, ये देखा गया आमतौर जो लोग इम्यूनो डिफिशिएंट होते हैं, जैसे जिन लोगों को लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ है, जो कैंसर के मरीज हैं, जो लॉन्ग टर्म स्टेरॉयड थेरेपी पर रहते हैं, जिनको एचआईवी अनकंट्रोल्ड एचआईवी इन्फेक्शन है और इस तरह की और भी इम्यूनो सप्रेस्ड डिजीजेस हैं, तो उन लोगों को ये फंगस देखा गया है उन लोगों में। तो अभी क्या देखा गया है कि कुछ कोरोना के पेशेंट हैं उनमें भी ये फंगस पाया गया है। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कोरोना में जो है पोस्ट कोविड इन पेशेंट में देखा गया है, तो इन कोरोना के इन्फेक्शन के कारण बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है और काफ़ी पेशेंट को ये बीमारी जो होती है, जो इम्यूनो सफिशिएंट होते हैं, जैसे डायबिटीज़ होती है और सीकेडी हो गया, लिवर डिजीज़ हो गई और हार्ट की डिजीज हो गई, तो इन लोगों का जो है इन कोमॉर्बिड स्टेट के कारण और जो लॉन्ग टर्म स्टेरॉयड भी दिया जाता है काफ़ी पेशेंट्स को कोरोना में, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए ये पाया गया है कि ये म्यूकोरमाइकोसिस इनमें कॉमन है। और साथ में ये भी देखा गया है जो अगर अनहाइजीनिक ऑक्सीजन आप दे रहे हैं, अगर ऑक्सीजन पाइप में इन्फेक्शन है तो उसके थ्रू भी ये थ्रू नोज आपके अंदर आ सकता है। तो जनरली जो सॉइल के थ्रू आता है ये इन्फेक्शन या फिर या आपने देखा होगा रोटेड जो हमारे सड़े हुए फ्रूट्स होते हैं या खराब फ्रूट्स होते हैं उनमें भी फंगस लग जाता है जी। और जो पेशेंट हैं स्टेरॉयड पे लॉन्ग टर्म पर हैं उन तरह के लोगों को ये इन्फेक्शन होता है। बट ये जो इन्फेक्शन देखा गया है कि अगर ये समय पर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो ये बहुत ही लीथल हो सकता है। इससे आपकी आंखों की रोशनी जा सकती है, आपकी नेजल पैसेजेस हैं उनको अफेक्ट कर सकता है और एक तरह से कारण। हाँ डॉक्टर संजीव, इसका इनिशियल सिम्टम क्या होता है? जो हम देख रहे हैं, मैं तो डॉक्टर हूं नहीं, लेकिन जो तस्वीरों में हम देख रहे हैं या जो हम टीवी पे देख रहे हैं या हम गूगल पे देखते हैं, वो एक आंख के ऊपर एक अजीब सा जैसे एक मास बढ़ जाता है। इसका इनिशियल सिम्टम क्या है? ये मास बढ़ने की सिचुएशन तक कब पहुंचता है? ये इनिशियल कैसे पेशेंट को पता चले कि उसको ब्लैक फंगस डेवलप हो रहा है और वो फौरन डॉक्टर के पास जाए?
इनिशियल सिम्टम्स है, अगर ये आईज में हो रहा है तो आपकी विजन कम हो जाएगा, आपको दिखना कम हो जाएगा। ठीक है। अगर ये नोज के अंदर हो रहा है तो आपका जो साइनस में हो जाता है इन्फेक्शन, तो फेस में रेडनेस हो जाएगी, ब्लैकनेस हो जाएगी। ठीक है। और स्वेलिंग हो जाएगी उस एरिया में, और आंखों में भी स्वेलिंग हो जाएगी। तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए और वो आपकी जांच करेगा, जैसे एंडोस्कोपी नेजल पैसेज थ्रू करेगा और उसको देखेगा, आई का चेकअप पूरा करा जाएगा और उन चीज़ों को देखकर फिर वो अगर जरूरत होती है तो इसे एफएनएसी या बायोप्सी करके कंफर्म किया जाए। ठीक है डॉक्टर संजीव, सवाल मेरे पास बहुत सारे हैं और सवाल मेरा यही है कि जो कोरोना पेशेंट्स को जो स्टेरॉइड्स इस बार दिए जा रहे हैं, क्योंकि जब पहली लहर आई थी तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दी जा रही थी, रेमडेसिविर दी जा रही थी, लेकिन इस बार देखा जा रहा है कि बहुत अधिक मात्रा में, अधिक संख्या में स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्या ये स्टेरॉइड्स का भी साइड इफेक्ट हो सकता है कि ब्लैक फंगस डेवलप हो रही है कोरोना पेशेंट्स में? हाँ, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड पर जो पेशेंट हैं या जिनको कैंसर है, इम्यूनोसप्रेसेंट हैं, जिनकी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है और इसी तरह के और पेशेंट हैं जिनको एचआईवी इन्फेक्शन या क्रोनिक इन्फेक्शंस हैं काफ़ी दिनों से, तो वो लोग, उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो अधिकतर ये देखा गया है, ये फंगल इन्फेक्शन जो म्यूकोरमाइकोसिस है, जिसे ब्लैक फंगस भी कहते हैं, तो वो इन्फेक्शन आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है और फिर ये जल्दी ही आपके ब्लड के थ्रू डिफरेंट पार्ट में या पर्टिकुलर नोज और आईज में इसका इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ तो आपने ठीक पूछी कि, और सेकंड थिंग मैं कहना चाहूँगा, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अवेलेबल है डिफरेंट साइट्स पर, आईसीएमआर, एम्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की, और उसमें बताया गया है, बहुत ही क्लियरली बताया गया है कि कब आपको स्टेरॉइड स्टार्ट करना है। अगर कोई माइल्ड पेशेंट है जी, जैसे 80%, 85% पेशेंट कोरोना के माइल्ड कोविड जिन्हें हम कहते हैं, तो उन लोगों में अधिकतर स्टेरॉइड देने की जरूरत नहीं होती है। उनमें आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दीजिए। जैसे अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स हैं, आपको फीवर है, आपको यूआरटीआई है, खांसी हो रहा है, जुकाम हो रहा है और बॉडी एक हो रहा है, हेडेक हो रहा है, तो ये माइल्ड सिम्टम्स है। आपका ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल है, आपने देखा फिंगर प्रोब से नापकर, और योर ऑक्सीजन लेवल इज नॉर्मल 97-98% है, तो आप घर में रहिए, आइसोलेशन में रहिए और साथ में क्रोसिन ले लीजिए, पैरासीटामोल ले लीजिए, पानी खूब पीते रहिए, हाइड्रेट करके आप अपने को रखिए। साथ में आप हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, हेल्दी फूड लीजिए। और जो है, अगर आपका सैचुरेशन लेस देन 93% आता है, आपको छाती में दर्द होता है, आपको खांसी आ रहा है काफी जोर से, आपको कंफ्यूजन हो रहा है, आपका ब्लड प्रेशर नीचे आ रहा है और रिकरेंट लूज मोशन या वोमिटिंग्स हो रहे हैं, देन यू हैव टू अप्रोच टू द हॉस्पिटल और नियर बाय योर डॉक्टर, और फिर डॉक्टर आपको सलाह जो देगा उस तरह से आपको फॉलो करना चाहिए। तो मेरा कहने के मतलब है कि 80-85% केसेस में स्टेरॉइड की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर 5 से 8 दिन के बाद भी फीवर ठीक नहीं होता है और ऑक्सीजन सैचुरेशन लो होने लगता है इन पेशेंट्स में, तब फिर हम उनको स्टेरॉइड देते हैं। तो वो फीवर को करेक्ट करने के लिए या बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन आ जाता है बिकॉज ऑफ कोविड इन्फेक्शन, उसको ट्रीट करने के लिए स्टेरॉइड दिया जाता है। सिमिलरली, व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ स्टेरॉइड, ये भी मैं बताना चाहूंगा। इन कोविड डिजीज मॉडरेट टू सीवियर केसेस हैं, जब आपका सिचुएशन लेस देन 90% हो जाता है, आपको हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत पड़ती है, जब आपको ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ती है और आपको और साथ में इन्फेक्शन हो जाते हैं, लंग में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं या काफी सीवियर कोविड इन्फेक्शन होता है जो आपका 50-60% लंग इन्वॉल्व हो जाता है और साथ में आपको और भी कोविड के साइड इफेक्ट होते हैं, उस समय मरीज को हॉस्पिटल में एडमिट करके एज पर स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हम लोगों को स्टेरॉइड देने चाहिए और जो दवाएं हैं प्रोटोकॉल में उनको दिया जाता है। डॉक्टर संजीव, तो ये एक समझना बहुत जरूरी है हर एक मरीज को और डॉक्टर को भी, कब स्टेरॉइड की जरूरत है उसी समय स्टेरॉइड देना चाहिए, अदरवाइज इसका अनरेशनल
यूज होगा और उसके साइड इफेक्ट। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर संजीव, दिक्कत एक और आ रही है, जो पेशेंट्स कोविड से ठीक हो जा रहे हैं, कुछ जिनको ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है ड्यूरिंग कोविड, कुछ इस तरीके की मानसिक दिक्कतें उन पेशेंट्स में देखने को मिल रही हैं कि उनको ऐसा लग रहा है जैसे वो नॉर्मल सांस लेना भूल गए और वो रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी 17वें 18वें दिन भी मुंह पे ऑक्सीजन लगाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है जब वो ऑक्सीजन लगाएंगे तभी वो जिंदा रहेंगे। दूसरी जो एक भ्रांति आ रही है वो ये कि अगर आप बहुत दिनों तक जैसे आपने 5-6 दिन ऑक्सीजन लगाई है तो उसका असर दिमाग पे हो जाता है क्योंकि वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सीजन है। मैं चाहती हूं आप ये दोनों बातें मेरी साफ कर दें। मैं पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि एक टर्म होता है, उसे हम कहते हैं पोस्ट कोविड सिंड्रोम या पोस्ट कोविड सिक्वेली। तो उसमें क्या होता है कि जब कोविड इन्फेक्शन होता है डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी को अफेक्ट करता है इंक्लूडिंग ब्रेन। तो जब पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है हॉस्पिटल से तो उनको ऐसा लगता है कि उनको अभी भी साइड इफेक्ट हैं या उस बीमारी का असर खत्म नहीं हुआ है, कोरोना का इफेक्ट खत्म नहीं हुआ है। और ये मेनली होता है बिकॉज ऑफ पोस्ट कोविड सिंड्रोम जिसे हम कहते हैं। उसमें ब्रेन में आपको थोड़ा साइकोसिस भी फील होगा और आप कई बार डिप्रेस भी फील करते हैं। तो ये उसी का एक पार्ट है। इसीलिए मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि इस टाइम पर हमें फैमिली मेंबर्स का इन्वॉल्वमेंट इज वेरी इम्पोर्टेंट है। उनको मॉरल सपोर्ट देने की जरूरत है अपने फैमिली मेंबर्स को। और साथ में ये भी मैं कहना चाहूँगा जो कोरोना का पेशेंट है उनको और चीज़ों में भी इन्वॉल्व होना चाहिए। एक बार वो कोरोना नेगेटिव हो गए, अपने घर गए हैं, ठीक है, कई बार लोग घर में भी जाने के बाद आइसोलेट रहते हैं काफ़ी दिनों। वो नहीं अगर 14 डेज हो गया, आप नेगेटिव हो गए हैं, आपकी ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, आपके पैरामीटर्स नॉर्मल हैं, आप स्टेबल हैं, तो आप यू कैन इन्वॉल्व इन अदर एक्टिविटी, यू कैन गो टू द ऑफिस, यू कैन डू द अदर। मतलब आपको कुल मिलाकर सकारात्मकता, बिल्कुल डॉक्टर संजीव मेरे पास समय इतना ही है, आपको सकारात्मकता बना के रखनी है। आप अपने घर जाते हैं और अगर आप कोविड नेगेटिव हो गए तो ऑक्सीजन की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, उसका इस्तेमाल आप बिल्कुल ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजीव हमसे बात करने के लिए, हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो फिलहाल वक्त है एक बहुत छोटे से ब्रेक का। अपना बहुत ध्यान रखिए, मास्क जरूर लगाइए, कोरोना का खतरा अभी टला नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।